कि भारत के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को क्या भूमिका सौंपी गई है, और दूसरे में दो चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में के अंदर, और इस भूमिका को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। मतलब कि अगर हमें भारत का आर्थिक विकास करना है तो उसमें पब्लिक सेक्टर को क्या क्या इम्पोर्टेंस निभानी होगी, अपना क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा, ये हमको बताना है। और जो भी जिम्मा इसके ऊपर सौंपा गया है वो इसको क्या अचीव कर पाई है या नहीं कर पाई है, जो भी चीज़ें जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर सौंपी गई हैं। या यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, नीचे और करके लिखा हुआ है कि भारत की विकास योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमिका का विवेचन कीजिए और इसके कार्य निष्पादन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मतलब बेसिकली इसके अंदर हमें ये बताना है कि 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना हमने जो अपनाई थी, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मतलब वही बात हो गई, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके अब तक इनकी क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या क्या इनको रोल दिया गया है कि आपको ये काम करने हैं, और क्या इन्होंने ये काम किए हैं अब तक या नहीं किए हैं, ये भी बताने हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बतानी है और उनकी समीक्षा भी करनी है। ये सारा का सारा काम करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वो ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको जो है क्या क्या काम सौंपे गए हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का महत्व, उसके पक्ष में तर्क और उसके उद्देश्य, इसकी आवश्यकता। मतलब पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब एक कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर क्यों होना चाहिए। क्या केवल अकेला प्राइवेट सेक्टर देश को नहीं चला सकता? क्या केवल प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ देश विकास नहीं कर सकता क्या? आखिर पब्लिक सेक्टर एक देश के अंदर होना क्यों ज़रूरी है, ये सारे के सारे पॉइंट हमें इसके अंदर बताने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर ये कहता है कि कुछ उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अपरिहार्य है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई आखिर क्यों पब्लिक सेक्टर जो है वो होना ही होना चाहिए, प्राइवेट हर काम जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट में ये कहता है, इसका ये मतलब है कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो ऐसी होती हैं जिसका जिम्मा हम प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। पहले पॉइंट का मतलब है कुछ उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, कुछ उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अपरिहार्य है। जैसे कि वो कौन कौन से उद्योग हैं जो अगर हमने निजी लोगों के हाथों में सौंप दिया तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि सबसे पहला है सुरक्षात्मक एवं सामरिक महत्व वाले उद्योग। मतलब ये जो कानून वगैरह, आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह, ये सब जो होते हैं, कह रहा है इनको निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपना ठीक नहीं रहेगा, और क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। देखो जो प्राइवेट सेक्टर वाले काम करते हैं बेटा वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर वाले होते हैं वो समाज के कल्याण के लिए काम होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ बताई हैं जिसके लिए सरकार को ही ये ओपन करना पड़ेगा, प्राइवेट वाला ये ओपन नहीं कर सकता। पहला है सुरक्षा उद्योग, दूसरा है पूंजीगत उद्योग, जिसमें भारी पूंजीगत विनियोग की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ऐसे उद्योग की स्थापना करना निजी क्षेत्रों के सामर्थ्य के बाहर होता है। मतलब ऐसे उद्योग जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है और इतना पैसा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं होता है, तो वो खोल ही नहीं सकते हैं इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को, तो ये भी जिम्मा सरकार को अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। तीसरा, लंबी अवधि तक वेतन ना देने वाले उद्योग। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही जल्दी रिटर्न देने लग जाते हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, सालों में आपको जो है रिटर्न देते हैं। तो कह रहा है लेकिन जो प्राइवेट वाला होता है वो भाई उसके बस की पेशेंस नहीं है, उनको चाहिए तुरंत रिटर्न, तुरंत प्रॉफिट चाहिए। तो लेकिन ऐसे उद्योग जो भाई तुरंत रिटर्न नहीं देते, रिटर्न देंगे, फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद होगा। ऐसे नहीं आप सोच रहे हो हर साल आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो भाई जिनकी स्थापना में निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेता, तो भाई ऐसे उद्योगों में प्राइवेट सेक्टर की कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसका जिम्मा भी फिर किसको लेना पड़ेगा? सरकार को लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे उद्योगों में क्या होता है, ऐसे उद्योगों में
काफ़ी लंबा टाइम होता है कि जब तक वो रिटर्न जनरेट करेंगे। चौथा जो पॉइंट है ये है आधारभूत उद्योग, जिसकी स्थापना देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, बिजली, शक्ति, ये सारे के सारे। ये सभी, ये जो 4 उद्योग इसने बताए हैं बेटा, ये 4 उद्योग वो उद्योग हैं, इन सभी उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत विकास किया जाना आवश्यक है। ये 4 उद्योग वो उद्योग हैं जिसको प्राइवेट वाला नहीं ओपन कर सकता। तो इन चारों उद्योगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के ऊपर ही है। सरकार को ही सुरक्षा उद्योगों को देखना पड़ता है, सरकार को ही पूंजीगहन उद्योगों को देखना पड़ता है, सरकार को ही आधारभूत उद्योगों को देखना पड़ता है, और सरकार को ही ऐसे उद्योगों को देखना पड़ता है जो शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं देते, लॉन्ग टर्म में काफ़ी लंबे समय के बाद रिटर्न देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर पब्लिक सेक्टर क्यों होना चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर। ये इसने यहाँ पे इस पॉइंट से बताया है कि भाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे उद्योग जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ना तो खोल सकता है और ना उसका इंटरेस्ट होता है इन चारों उद्योगों को खोलने में, और ना ही समाज की दृष्टि से इसको प्राइवेट के हाथों में सौंपना ठीक होगा। ये बेसिकली यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के रिगार्डिंग कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं कि भाई जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर के ऊपर है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बोला गया है औद्योगिक संरचना हेतु। इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है उद्योगों के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं का विकास किया जाना जरूरी है जिससे कि क्षेत्रीय व औद्योगिक संतुलन बना रहे। कौन कौन सी सुविधाएं हैं? कह रहा है अगर हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है, तो हमें कुछ सर्विसेज जो है देश अर्थव्यवस्था के अंदर, देश के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धि, बैंकिंग व यातायात सेवाएं, बीमा, संचार सुविधाएं, शक्ति, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर को चाहिए होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मस्ट है। तो ये कौन देगा? ये सर्विसेज कहाँ से आएंगी? बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार, शक्ति, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब कहाँ से आएगा? तो कह रहा है उपरोक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है क्योंकि इन सेवाओं की उपलब्धि औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर इतना वो फोकस नहीं करता कि ठीक है मैं अवेलेबल करा दूंगा ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि इनमें ये कह सकते हैं कि भाई इतना उनमें इन चीज़ों के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स की इतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर बेटा यही नहीं होंगे तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा और देश का विकास नहीं हो सकेगा। तो सरकार को इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेनी पड़ती है कि भाई अगर मेरे को देश का विकास करना है तो सेकेंडरी सेक्टर का विकास करना पड़ेगा, और सेकेंडरी सेक्टर का विकास तब होगा जब ये सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। प्राइवेट वाला ये सुविधाएं उपलब्ध करा नहीं रहा तो भाई फिर मेरे को ही करानी है और क्या करना है। औपनिवेशिक काल में स्वतंत्र भारत को बुनियादी आर्थिक संरचना बड़ी कमज़ोर अवस्था में विरासत में मिली थी और अब सरकार पर इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी है। औपनिवेशिक काल का मतलब है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जब हम उनके गुलाम थे तो उन्होंने तो ऐसी तैसी कर दी थी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की, हर सेक्टर के अंदर सब कुछ खराबा करके चले गए थे। तो उनसे हमें जो है बहुत ही बेकार, बहुत ही कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उनसे विरासत में मिला। अब उस चीज़ को ठीक करना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उन कमियों को दूर करना, जो उन चीज़ों को ठीक करना, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लाभ का अंश बहुत ही ज़्यादा कम होता है और निजी क्षेत्र इसके विकास में रुचि नहीं लेता। ये सब सर्विसेज प्राइवेट वाला क्यों नहीं दे रहा? ये जो ऊपर बात की गई है, यातायात, बीमा, संचार, शक्ति, कच्चा माल, ये सब प्राइवेट वाला क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बेटा प्राइवेट वाला काम करता है लाभ के लिए, और मैंने बोला इन सेवाओं में उनको लाभ नहीं दिखता। लाभ नहीं दिखता तो कोई दिलचस्पी भी नहीं लेते वो, और जब तक यही नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो फिर इस चीज़ का जिम्मा भी किसको लेना पड़ेगा? इस चीज़ का जिम्मा भी सरकार को अपने ऊपर ही जो है लेना पड़ेगा।
तो दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि आखिर क्यों एक इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर का होना ज़रूरी है, पब्लिक सेक्टर के ऊपर दूसरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे पॉइंट के रिगार्डिंग कि आखिर क्यों पब्लिक सेक्टर का होना ज़रूरी है, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पब्लिक सेक्टर की। तो तीसरे पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। अब इसका क्या मतलब होता है, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना मतलब कि वही पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना। इसके अलावा क्या कहते हैं, ग्रामीण और शहरी का जो अंतर है उसको ख़त्म करना। तो कह रहा है देश के पिछड़े हुए या अविकसित क्षेत्रों का विकास करके, वहाँ का विकास करके वहाँ रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य का मतलब बेटा सरकार होता है, ठीक है। तो भाई पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ, अविकसित क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग सके, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। क्योंकि बेटा कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन क्षेत्रों की तरफ जो है, इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये अनडेवलप्ड एरिया होते हैं, बैकवर्ड एरिया होते हैं, यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है। इन क्षेत्रों में निजी उद्यमी उद्योग लगाने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में क्या क्या नहीं होता, यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, बाज़ार, ये सब होते नहीं हैं, जिनकी वजह से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती कि बैकवर्ड एरिया में वो खोले। तो भाई इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, फिर इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जो है सरकार की हो गई कि सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों में या बैकवर्ड एरिया में जो है क्या करे, पिछड़े हुए क्षेत्रों में और बैकवर्ड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ओपन करे और उनका भी जो है विकास कर सके, वहाँ के भी लोगों को रोज़गार वगैरह जो है वो मिल सके। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के रिगार्डिंग कि आखिर क्यों पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर की चौथी अगली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या काम सौंपा गया है पब्लिक सेक्टर को। फोर्थ जो है यहाँ पे एकाधिकार प्रवृत्ति की समाप्ति। एकाधिकार का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बंदे का अधिकार। तो सरकार की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एकाधिकार एवं आधारिक सत्ता का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार ऐसे उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना करती है जिन पे निजी उद्यमों का प्रभुत्व है। मतलब क्या हुआ इसका कि कई सारे सेक्टर्स, कई सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट वाले क्या कर लेते हैं, अपना एकाधिकार बना लेते हैं, मोनोपोली कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो सके उस सेक्टर के अंदर, तो ऐसे उस क्षेत्रों के अंदर सरकार क्या कर लेती है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लेती है ताकि जनता का जो शोषण है उसको रोका जा सके। क्योंकि बेटा जब प्राइवेट वालों का एक अधिकार हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे वो फिर जनता का शोषण करने लगते हैं, ऊंची कीमतों पे गुड्सों को बेचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो अर्जित करते हैं। तो सरकार का चौथा काम है कि ये सब ना होने देना। एक मिनट रुकिए ज़रा। अब हम बात करते हैं पाँचवें पॉइंट के रिगार्डिंग कि भाई आखिर जो है क्यों पब्लिक सेक्टर होना चाहिए और पांचवी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम जो है सौंपा गया है सरकार को। आर्थिक विकास का गत्यावर्धन, इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है आर्थिक नियोजन की दशा में देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के संतुलित आर्थिक विकास और उसकी गति को तेज करने में सार्वजनिक क्षेत्र को निम्न भूमिका निभानी पड़ेगी। निजी क्षेत्रों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीयकरण अथवा कुछ क्षेत्रों में पूर्वाधिकार प्राप्त कर निजी क्षेत्रों का विस्थापन करना, निजी क्षेत्रों द्वारा छोड़ी गई रिक्तता को भरना, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना जिसे निजी क्षेत्रों द्वारा उपेक्षित छोड़ दिया गया है। निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों में मिश्रित उद्योगों की स्थापना करना। इस पॉइंट के अंदर बेटा बेसिकली आपको ये बताया गया है पाँचवें पॉइंट के अंदर कि भाई अगर देश का विकास करना है, अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो भाई सरकार को ही क्या करना पड़ेगा, सरकार को ही देश के आर्थिक विकास के अंदर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। सरकार को ही एक्सेलरेशन बनना पड़ेगा अगर देश का
एक देश का विकास करना है, तो अगर देश का आर्थिक विकास या देश का संतुलित विकास करना है तो सार्वजनिक क्षेत्र को ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसने यहाँ पे 4 चीज़ें बताई है। सबसे पहला ये है कि भाई प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना। प्रोत्साहन का मतलब होता है प्रमोट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ओपन हो सके, ठीक है। एंड जिस जिस सेक्टर के अंदर, जिस जिस एरिया के अंदर प्राइवेट वालों ने एकाधिकार कर लिया है, एकाधिकार का मतलब एक बंदे का अधिकार, उसको क्या कर देना, उसका विस्थापन कर देना, उस चीज़ को ख़त्म करना, वहाँ पे इंडस्ट्री ओपन करके। क्योंकि बेटा जब एक किसी भी सेक्टर के अंदर एकाधिकार हो जाता है किसी चीज़ का, तो वो उत्पादक फिर उस अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेच के जनता का शोषण करता है। तो ये नहीं होने देना। एंड क्या कहते हैं, ऐसे सेक्टर्स, ऐसे एरिया जो कि जिन सेक्टर्स के अंदर निजी क्षेत्रों की कोई दिलचस्पी नहीं है, जहाँ पे कम लाभ है, कोई दिलचस्पी नहीं है, वो वहाँ इंडस्ट्री नहीं खोलना चाहते, तो भाई सरकार को ये ऐसे सेक्टर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, सरकार को खुद वहाँ पे इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी, ताकि वो सेक्टर जो है खाली ना रहे। खाली स्थान को भरना, रिक्त स्थान को भरना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि प्राइवेट वाला तो वहाँ दिलचस्पी ले नहीं रहा, तो आपको ही दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए तो प्रॉफिट मैटर नहीं करता ना, आप तो कल्याण, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हो। तो आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्राइवेट वाला दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो वहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कीजिए। और तीसरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो होती हैं मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस किसकी रहती है, इम्पोर्टेंस जो रहती है वो रहती है सरकार की। सरकार जैसा चाहे, फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की रहती है। तो इन 5 पॉइंटों के अंदर आपको बेटा बेसिकली ये बताया गया है कि आखिर एक देश के अंदर पब्लिक सेक्टर क्यों होना चाहिए। अकेला प्राइवेट सेक्टर जो है सब कुछ नहीं कर सकता। बहुत से काम अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे हैं, देश के अंदर ऐसे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर को ही अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। बिना पब्लिक सेक्टर एक देश आर्थिक विकास जो है वो नहीं कर सकता है। अभी तक हमने सिर्फ ये 5 पॉइंटों में ये पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर के क्या काम है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं बेटा, कि भाई पहले तो ये बताओ कि क्या काम है। अब हमने इसके काम पढ़ लिए कि भाई ये काम है। क्या क्या काम है, हमने बोला भाई पहला काम ये है इसका कि भाई कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो केवल यही खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये इसका सबसे पहला काम है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है, तो कुछ सेवाएं हैं आवश्यक। जब तक यही नहीं होगी तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब तक सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं करेगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। और तीसरा हमने पढ़ा पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, बैकवर्ड एरिया की तरफ इंडस्ट्रीज़ को खोलना, मोनोपोली को रोकना, और देश के विकास में योगदान देने के लिए इसी को ही एक्सेलरेशन की तरह काम करना। ये तो हमने पढ़ लिया इसके क्या क्या काम है। अब उसने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, इसको कहाँ तक अचीव कर पाए हैं, क्या वो ये काम कर भी रहे हैं या नहीं, वो ये काम कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे। अब हमें इसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, अब हमें इसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना है। हमें बताना है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हमें आज़ादी मिली है, तब से लेके अब तक सरकार ने क्या क्या किया है। हम अब तक 12 5 ईयर प्लान अपना चुके हैं, 12 पंचवर्षीय योजना को अपना चुके हैं। तो उन 12 पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्या क्या करा है। आज हमें आज़ाद हुए 70 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन 70 सालों में सरकार ने किया क्या है, ये हमें जो है बताना है। तो टॉपिक का जो नाम है ये है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रगति। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रारंभ 1948 की औद्योगिक नीति के साथ हुआ था। सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1948 में आई थी। इसके पश्चात इसकी संख्या में उपरोक्त वृद्धि देखी गई। निम्न तालिका में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या और उसकी प्रगति की झलक जो है वो दिखाई गई है। तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात चल रही है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला कि भाई पहले यहाँ पे लिखी है उपक्रमों की संख्या। सबसे पहले 1980 से 1981 के अंदर बात करें तो इतनी इंडस्ट्रीज़ थी 163 करोड़ नहीं है बेटा, 163 संख्या में है, डिजिट, ये करोड़ इनके लिए यूज़ किया गया है।
वहीं अगर हम 1990 की बात करें तो बढ़कर 236 हो गई, 95 की बात करें तो 241 हो गई, 96 की बात करें तो 239 हो गई, 2 घट गई। तो हुआ क्या है, टाइम टू टाइम अगर हम देखते हैं तो टाइम टू टाइम जो है इसकी टाइम टू टाइम इसकी संख्या में वृद्धि ही देखने के लिए मिल रही है। और अगर अब की बात करें अब की, तो भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए हमको मिली है। तो ये तो थी कि भाई हमने बोला कि भाई पब्लिक सेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज़ तो ओपन हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही बेटा। देखो भाई यहाँ पे चलो ठीक है, ये एक बहुत भी बड़ा जंप है, लेकिन उसके बाद केवल कितनी खुली, 5, फिर 5 खुली, 2 बंद हो गई। तो इतनी ज़्यादा अच्छी कोई ख़ास इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए नहीं मिली है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में देखें अगर हम, पहले इनको जो है इतनी सेल करते थे 2,28,665 की, फिर इनकी टर्नओवर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई। तो ये टर्नओवर तो बढ़ रही है, ये तो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें अच्छी देखने के लिए मिल रही है। और लाभ की अगर बात करें, पहले लॉस हुआ 203 करोड़ का, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो जो है टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे मैटर करती हैं। तो ये डेटा आपको लर्न नहीं करना है बेटा, ठीक है, ये डेटा आपको लर्न नहीं करना है। आपको अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जितना आप टेबल वगैरह बना के आओगे, जितना आप डेटा बना के आओगे, उतना ही आपके लिए भी बेटर रहेगा। और चेकिंग वाला अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चेकिंग वाले पे भी। तो बना ज़्यादा चाहो तो कुछ कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे बिक्री, शुद्ध लाभ, पूंजी की संख्या, विनियोग का प्रतिशत, ये चीज़ याद कर लीजिए। पूरी टेबल याद मत कीजिए, और कुछ कुछ डेटा याद कर लीजिए। तो अगर बना के आते हो तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ से। अब हमें अगर नहीं बना के आना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसकी पॉइंट वाइज भी जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन क्या क्या देनी है कि भाई तब से लेके अब तक हमने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है पूंजी निर्माण में अंशदान। तो पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, पूंजी निर्माण का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टमेंट। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेके अब तक अपना जो कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए विशाल निवेश के रूप में देखने को मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए निवेश को इसके द्वारा दिखाया गया है। ये डेटा हमको लर्न नहीं करना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि सबसे पहला काम कहाँ तक इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं, कि हमने बोला भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सरकार ने अपना निवेश का जो वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंगली, हर पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है कितना परसेंट दिया है, कितना परसेंट निवेश किया है हर पंचवर्षीय योजना में, ये यहाँ पे बताया गया है। बट आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लर्न नहीं करना। बस पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले क्या है, सरकार ने निवेश में अपना योगदान दिया है। पूंजी निर्माण अगर वर्ड याद ना हो तो आप निवेश भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या सरकार अचीव कर पाई है, राष्ट्रीय आय में योगदान दिया है सरकार ने। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश की आय। सार्वजनिक उद्योगों का राष्ट्रीय आय अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय में भाग बहुत ही ज़्यादा अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब क्या होता है बेटा, राष्ट्रीय आय मतलब है देश की आय, ठीक है। या एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो, जीडीपी भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है, अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं। तो कह रहा है इतनी, ठीक है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट वालों का ही है, लेकिन सरकार का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करते हैं 1960 से 1961 की, तो उसका कंट्रीब्यूशन इतना था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की, तो कंट्रीब्यूशन इतना था। जबकि हम 8वीं योजना की बात करें तो कंट्रीब्यूशन इतना हो गया। तो टाइम टू टाइम जो है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इनका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये 2-3 डेटा लर्न कर लीजिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 60 में 12 था, 66 में 40 हो गया, 8वीं में 45 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये
दो तीन डेटा ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है, दूसरी अचीवमेंट क्या है कि सरकार ने अपना राष्ट्रीय आय में जो है योगदान दिया है। तीसरा और क्या क्या कराया है सरकार ने, तीसरा जो है रोज़गार उपलब्ध कराया है सरकार ने। देश के संगठित क्षेत्र केवल 10% श्रम शक्ति को ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराता है, जिसमें से सार्वजनिक में कुल श्रम शक्ति 6.6% भाग को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बेटा सर यहाँ पे एक दो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो आपको समझना है श्रम शक्ति क्या होती है। कह रहा है श्रम शक्ति क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना है। श्रम शक्ति के अंदर बेटा वो सारे के सारे लोग आते हैं जो काम कर रहे हैं या जो बेरोज़गार हैं। रोज़गार में लगे लोगों की संख्या और बेरोज़गार में लगे लोगों की संख्या जितनी भी होती है उनका टोटल क्या कहलाता है, श्रम शक्ति कहलाता है। मान लो 100 बंदे हैं श्रम शक्ति के अंदर, अब इसमें कुछ बंदे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे। तो कह रहा है केवल 10% श्रम शक्ति को ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराता है। कौन? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र होता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, या इसमें प्राइवेट वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कि इसका 10% अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, केवल 10 बंदे। 100 का 10% कितना होगा, केवल 10 बंदे। रोज़गार के जो क्षेत्र होते हैं उसको बेटा हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं संगठित, एक होते हैं असंगठित, ठीक है। संगठित का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। संगठित के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो तो आता ही आता है, सारा का सारा गवर्नमेंट सेक्टर संगठित है, ठीक है। लेकिन इसमें प्राइवेट वाले भी आते हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जिसमें 10 या उससे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, वो वाले सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। निजी के लिए क्या कंडीशन है, 10 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए। जबकि असंगठित की अगर हम बात करें, असंगठित की, तो बेटा मैंने बोला पब्लिक सेक्टर तो पूरा संगठित होता है और प्राइवेट वाला भी संगठित होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 10 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए। जिसमें 10 से कम वर्कर होते हैं, निजी वाला जिसमें 10 से कम वर्कर होते हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है। तो रोज़गार उपलब्ध कराने में संगठित क्षेत्र की इम्पोर्टेंस कितनी है, केवल 10%। मतलब अगर 100 लोग हैं श्रम शक्ति में तो ये केवल 10 लोगों को काम दिलाएगा, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति के 6.6% भाग को ही रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। अब मैंने बोला संगठित के अंदर तो गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, प्राइवेट भी आता है, तो बेटा गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, तो 10 लोगों तो संगठित में काम मिलेगा। अब इसमें से किसको सरकारी में मिलेगा, किसको प्राइवेट में मिलेगा, इसका जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो कितना है, 6.6% है। ये यहाँ पे बताया गया है। 31 मार्च 1991 को संगठित क्षेत्र के कुल रोज़गार में से 70% रोज़गार सार्वजनिक क्षेत्र में और केवल 30% रोज़गार निजी क्षेत्र में प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोज़गार का 47 सरकारी प्रशासन विभागों में लगे और बाकी के जो है आर्थिक उद्यमों में लगे। मतलब इस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, पहले सरकारी नौकरियां ज़्यादा थी, पहले 1991 की ये बात कर रहा है। 1991 में सरकारी जॉबें ज़्यादा थी, 70% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, 30% लोग प्राइवेट में काम कर रहे थे, और जो 70% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी थे उसका बता रहा है कौन कहाँ पे काम कर रहा था। तो तीसरी अचीवमेंट क्या है, तीसरी अचीवमेंट ये है कि सरकार ने लोगों को काम धंधा प्रोवाइड कराया है उस टाइम पीरियड पे। अभी की बात नहीं हो रही, आज तो उल्टा ही रेशो चल रहा है। और क्या करा है सरकार ने, और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। देश की आधारभूत औद्योगिक संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। बैंकिंग, बीमा, यातायात, उद्योग, शक्ति साधन, ये सारा का सारा सार्वजनिक क्षेत्र ने उपलब्ध कराया है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कोयला, खनिज तेल, कागज़, बिजली, इसका 80% तक सार्वजनिक क्षेत्र ने उपलब्ध कराया है। तो फोर्थ कंट्रीब्यूशन, फोर्थ अचीवमेंट क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बोल लेते हैं ऊपर कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये सेवाएं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो भाई सरकार ने उपलब्ध कराई हैं ये सारी की सारी चीज़ें।
अगला कंट्रीब्यूशन क्या है? अगला कंट्रीब्यूशन है सहायक उद्योगों का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र ने सहायक उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये योगदान निम्नलिखित हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र सहायक उद्योगों को तकनीकी व प्रबंधकीय सलाह जो है प्रदान करता है तथा डिज़ाइन, औजार आदि के चयन में भी क्या करता है? सहायता करता है। बेटा सहायक उद्योग का मतलब क्या होता है? सहायक उद्योग ये कह सकते हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पहले क्या होता है, बड़े पैमाने का उद्योग इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, और फिर वो बड़े पैमाने का जो उद्योग इस्टेब्लिश होता है वो अपने आसपास कई सारे लघु उद्योगों की स्थापना कर लेता है एज अ सहायक उद्योग। तो ऐसे क्या हुआ, एक बड़े पैमाने पे जो है सार्वजनिक क्षेत्र इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसके आसपास छोटे छोटे उद्योग इस्टेब्लिश हुए, तो वो उन छोटे छोटे उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है? हेल्प करता है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड इन टर्म ऑफ डिज़ाइन, इक्विपमेंट वगैरह के अंदर। ये इसका सबसे पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है। फिर क्या बताया गया है? ये सहायक उद्योगों को वित्त प्रदान करने में सहयोग देता है, पैसे की हेल्प करता है। लगभग सभी बड़े वित्त निगमों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई है जो निजी क्षेत्र को वित्त प्रदान करते हैं। वस्तुओं की मांग का सृजन करने में सहायक और लघु उद्योगों की स्थापना में मदद करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये लघु उद्योगों को दीर्घकालीन ठेके देकर उनके 50% माल का खरीदने की गारंटी प्रदान करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग सहायक उद्योग इस्टेब्लिश करें, इनमें यही सब आते हैं, और उनका 50% माल ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे, सार्वजनिक वाला उनका 50% माल ये खरीदेंगे, इस बात की श्योरिटी देता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। और कह रहा है कुछ कुछ सेक्टर्स में तो कुछ आइटम्स में तो 100% भी है कि आप बनाइए, बिकने की टेंशन ना लीजिए, सारा का सारा जो है मैं खरीद लूँगी। तो पांचवी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सहायक उद्योगों की हेल्प करता है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, फाइनेंस और उनके माल को बेचने में और उनकी स्थापना में। तो इन पांचों पॉइंट के अंदर सहायक उद्योगों के बारे में आपको बताया गया है। ये अगेन वही पॉइंट आ गया बेटा, रिपीटेड है, तो इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको भी आप छोड़ सकते हो, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वही पॉइंट है जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो आखिर ये करता क्या है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई अभी तक इसने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है, किस हद तक वो सही है, किस हद तक वो गलत है। अब हमें इसकी परफॉर्मेंस का समीक्षा करनी है, अब हमें इसकी बुराइयां करनी है कि इतना होना चाहिए था लेकिन हुआ इतना है। हम बात करते हैं इसकी समीक्षा की। समीक्षा में हमें बुराइयां करनी है, पहले ही बता दिया है। कह रहा है देश के औद्योगिक और आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की भूमिका सराहनीय रही है, लेकिन यदि इस क्षेत्र के निष्पादन को विभिन्न मापदंडों के आधार पर समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि इस क्षेत्र की निष्पादकता संतोषजनक नहीं रही। इस क्षेत्र के निष्पादकता का हम निम्न मापदंडों पर आंकलन कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है प्रॉफिट। इस देश में भारी निवेश के बावजूद भी इसमें शुद्ध लाभ की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा कम रही है। ये निम्न तालिका से हम जो है देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले सारे के 76 से बता रहे बेटा, पहले केवल इतने करोड़ होता था, फिर ये टाइम पीरियड में देखिए ये जो ब्रैकेट में लगे हुए हैं सब लॉस है, लॉस 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 लॉस, 77 से लेके 82 तक लॉस ही लॉस है बेटा। फिर प्रॉफिट हुआ और फिर प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये जो बीच में ये जो हुआ और इतना यहाँ तक देख लीजिए 85 तक की अगर हम बात करें, 85 तक की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास करा नहीं। 75 से लेके 85 तक की अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा कोई ख़ास वो नहीं मिली है, सिर्फ 4 साल प्रॉफिट हुआ है, बाकी सब साल लॉस हुआ है 6 सालों में। फिर जाके थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हमको देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे जो है इस साल का डेटा, इस ऐसा मत सोचना इस साल बंद हो गई, इस साल का डेटा इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि इस साल पे हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक सुधारों को अपनाया था, इस वजह से। तो ये डेटा लर्न नहीं करना है आपको, लेकिन जब तक लर्न नहीं करोगे तो फिर समीक्षा कैसे लिखोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से ये थ्योरेटिकल को लर्न कर पाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर इस तरीके से थ्योरेटिकल को लर्न कर लो
कि भाई इस टाइम पीरियड में इतना था, इस टाइम पीरियड में इतना था, फिर 2-3 लॉस याद कर लीजिए। ऐसे ऐसे इसको लर्न कर पाओ तो ऐसे बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ टेबल से अगर लर्न करना चाहते हो तो एक ये वाला बॉक्स याद कर लीजिए, ये वाला गायब कर दीजिए, एक ये वाला लर्न कर सकते हो। इतना डेटा तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये लॉस वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये वाला, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आप बेटा इसकी समीक्षा कर सकते हो, क्योंकि समीक्षा के अंदर हमें बुराइयाँ दिखानी है। तो बुराइयाँ कैसे करोगे? बुराइयाँ जो है उसकी क्लियर पिक्चर दिखा के मिरर के अंदर कि भाई 76 से लेके अब तक की अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इसने हरकतें करी हैं, तब जाके आप इसकी समीक्षा कर पाओगे। और ये सारा जो लिखा हुआ है, ये सारा वो उसी टेबल की एक्सप्लेनेशन दी गई है, यहाँ से लेके 76 से लेके यहाँ तक के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई है, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी इनने कंट्रीब्यूशन भी दिया है। लेकिन भाई बात करें अगर मेन मुद्दे की, किस लिए खुलती, प्रॉफिट की, तो भाई ये खुली तो हैं, लेकिन इनमें कोई ख़ास प्रॉफिट देखने के लिए हमको नहीं मिला। अब मतलब ये है, अब आप ये बोलोगे भाई ये तो प्रॉफिट के लिए खुलती ही नहीं है, ये तो समाज के कल्याण के लिए खुलती हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट की बात कहाँ पे आ गई? पहला जो मोटिव है बेटा वो समाज का कल्याण ही है, समाज का कल्याण करना है, ऐसे गुड्स बनाने हैं जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। लेकिन दूसरा जो मोटिव है वो बेटा प्रॉफिट ही है, कि अपना भाई काम इस तरीके से करिए कि आपकी आय आपके खर्चों से जो है ज़्यादा हो। भाई खर्चे कहाँ से करोगे, निपटाओगे कहाँ से? ऐसा थोड़ी आप हर साल लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो। तो भाई अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर क्या, ये तो बंदी हो जाएंगी, ठप्पी हो जाएंगी ये सरकार। कहाँ तक सरकार के ऊपर वित्तीय बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाएगा बेमतलब का। तो ऐसी इंडस्ट्री खोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। पहली प्रायोरिटी समाज का कल्याण ही है, लेकिन दूसरी प्रॉफिट भी है, उसको भी देख के चलना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो, समीक्षा कर सकते हो। और इस टेबल को देख के ये क्लियर क्रिस्टल स्पष्ट हो रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सुधार तो हुआ है, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पे जो है इसमें बेटा बात की गई है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। कल हम पढ़ेंगे कि भाई अब ऐसा हुआ क्यों है। क्वेश्चन नंबर, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसके चांस ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पूछेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस जो है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस जो है किए जा रहे हैं। तो इसके रीज़न क्या है, आखिर ये लॉस में क्यों जा रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पाँचवा और छठा जो है मैं बोल रहा हूँ कि ये आ सकता है, इसके चांस ज़्यादा है, और छठे के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने के। तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम कि क्या क्या रीज़न है, कि आखिर क्यों भाई इसमें जो है पुअर परफॉर्मेंस हो रही है। फिर सेम क्वेश्चन ऐसे ही, अभी हम पब्लिक का पढ़ रहे हैं, फिर सेम क्वेश्चन अब ऐसे ही हम प्राइवेट का भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हमें पब्लिक प्राइवेट यही पढ़ना है।